हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लेट्स डू इट पर। तो मुझे उम्मीद है आज आप सबका सीटेट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए एनालिसिस करते हैं कि आज का पेपर कैसा आया था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन लोगों का आज एग्ज़ाम था वो यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर पाएंगे और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो यहाँ से आइडिया ले पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं ईवीएस से। ईवीएस में आज क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो ये देखिए, आप मैप में देख सकते हैं सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर पड़ रहा है, देख लेते हैं कहाँ पर पड़ रहा है। असम में पड़ रहा है। और कन्याकुमारी आप सभी लोग जानते हैं केरल में पड़ता है। तो असम से केरल तक यानी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी टोटल लंबाई अगर पूछ ले तो 4233 है। अगर अच्छा यहीं पर पूछ ले कि ट्रेन का नाम क्या है उसका, तो हमारा आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। और अगर पूछ लेता कि सबसे छोटा रेल मार्ग कौन सा है, मान लेते लंबा ना पूछ कर छोटा पूछ ले, छोटा भी तो पूछ सकता है ना, तो इसका आंसर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना होगा। मतलब अगर वो ऑप्शन में देता है आंध्र प्रदेश के पेनुमारू रेलवे मार्ग को तो आप उसे टिक कर सकते हैं, या अगर ये ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में दिया है उड़ीसा के आईबी रेलवे स्टेशन को तो उसे टिक कर सकते हैं। दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। और अगर दोनों देकर बोथ पूछ ले तो भी आप बोथ को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे कौन सा पक्षी देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंत गोरी। इसके अलावा और पक्षियों के बारे में फैक्ट जानते हैं। देखिए उल्लू के बारे में जानते हैं। उल्लू कैसा प्राणी है, रात्रिचर है। अच्छा एक बार क्वेश्चन में पूछा गया अभी, झटके से गर्दन को आगे पीछे कौन करता है, तो इसका आंसर मैना हो जाएगा। इंडियन रॉबिन बर्ड कैसे घोंसला बनाता है, पत्थरों के बीच में। कोवा कैसे बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल पर। फाख्ता कैसे बनाता है, कटीली झाड़ियों के बीच में, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस जानवर के दांत आगे से नुकीले, धारदार और तेज होते हैं, वे जानवर है। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये किसके दांतों की विशेषता दी गई है। नुकीले, धारदार और तेज, ये उन्हीं को जरूरत पड़ेगी जिनका काम चीर कर फाड़ कर खाने का होगा। और खाने को चीर फाड़ कर कौन से प्राणी खाते हैं, मांसाहारी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसाहारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कौन सी है। ये थीम बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी थी कि 6 मुख्य थीम है। परिवार एवं मित्र है, भोजन है, पानी है, यात्रा है, आश्रय है और लास्ट वाली है हम सोचते वह करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी पहली थीम है यानी परिवार और मित्र, उसकी 4 सब थीम हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, संबंध पढ़ा था, पौधे पढ़े थे, पशुएं, कार्य एवं खेल, ये इसकी उपथीम पढ़ी थी। तो अब हम इसमें चेक करते हैं। देखिए संबंध उपथीम हो गई तो ये नहीं हो सकता, पौधे उपथीम हो गई, हो नहीं सकता, पशुएं उपथीम हो गई, हो नहीं सकता। इसने पूछा है मुख्य थीम, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो सोचते हुए करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने पूछा है मिजोरम का नृत्य कौन सा है, तो चेराओ है, हम सब जानते हैं, आप पिक देख सकते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बिहू पूछ ले कहाँ का है, तो असम का है। लावणी पूछ ले महाराष्ट्र का है। भांगड़ा पूछ ले तो आप सभी लोग जानते हैं पंजाब का है। यक्षगान कर्नाटक का है। कथकली केरल का है। और अगर गरबा या डांडिया पूछ ले तो महाराष्ट्र का है, ठीक है। सॉरी, गरबा या डांडिया पूछ ले तो गुजरात का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। फिर ये पूछा था हिमाचल प्रदेश की जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। मुझे नहीं पता ऑप्शंस कौन से दिए थे, लेकिन ये सारी जनजातियां ही हिमाचल प्रदेश की, आपके जो भी ऑप्शन में दिए हो आप उसे टिक कर सकते हैं। गुज्जर, गद्दी, किन्नौर, पंगवाल और लाहौल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा गया था मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई थी। अच्छा अगर इनका जन्म पूछ लेता
तो इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के करनाल में। ठीक है, समझ आ गया। इससे आगे पूछा गया है चित्रकारी पेंटिंग कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ के प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके अलावा पूछ लेता मधुबनी, तो कहाँ के लिए, कहाँ प्रसिद्ध है, सॉरी, तो हो जाएगा बिहार। अच्छा, बिहार के अलावा ये नेपाल में भी प्रसिद्ध है। उसके अलावा पोचमपल्ली कलमकारी पूछ ले तो आंध्र प्रदेश, फाड़ चित्रकारी पूछ लेता तो राजस्थान, और पट्टा चित्रकारी पूछ लेता तो उड़ीसा हमारा आंसर हो जाता। अच्छा, एक और बात, पोचमपल्ली कलमकारी देकर पूछ ले और ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना दे और तेलंगाना दे दे तो हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसने पूछा, एक बच्चा अपने चाचा चाची मामा मामी अपने माँ के भाई के साथ रहता है तो वे किस प्रकार का परिवार होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार। अच्छा, दूसरे टाइप का होता है एकल परिवार। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें केवल माँ बाप और उनकी संतानें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, कोविड महामारी के समय डॉक्टर ने विटामिन सी खाने के लिए कहा, ऐसा क्यों? देखिए, विटामिन सी क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, और कोविड में सबकी प्रतिरोधक क्षमता ही तो कम हो रही थी ना, तो इसीलिए हमें ये कहा गया जिससे कोविड हमें जल्दी से ना हो पाए, आसानी से ना हो पाए, हमारा शरीर मजबूत होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी तो हमें कोविड नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा था। ठीक है, विटामिन सी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टे फल होते हैं। अच्छा, पूछ ले विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। रोग पूछ ले तो स्कर्वी होता है। उसके अलावा एक और मुख्य बात कि विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी के अलावा विटामिन बी भी जल में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में घुलनशील हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? तो तरुण भारत संघ का संबंध वन वे जल संरक्षण से है। इसके प्रेरणा राजेंद्र प्रसाद थे। और एक और बात, राजस्थान की दड़की माई भी इसी से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, पर्यावरण की कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए हम शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। फिर अगला दिया है, विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। फिर ऑप्शन दिया है, पोषक तत्वों से भरपूर भोजनों के उदाहरण देने चाहिए। और लास्ट है, श्याम पट्ट पर आरेख बनाकर। तो देखते हैं, देखिए, जब हम पोषण प्रकरण की बात कर रहे हैं तो मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाने का कोई मतलब नहीं है, श्याम पट्ट पर आरेख बनाने से कुछ होगा नहीं, बाकी बचे दो ऑप्शन। तो अब ये दोनों ही सही हो सकते हैं। किस तरह? देखिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि बच्चों के जो नॉर्मली जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनका सामान्य जीवन है, उससे जोड़कर हमें ज्ञान देना है। तो हम टिफिन बॉक्स को खोलने को कहेंगे तो वो उससे जुड़ पाएंगे, उससे रिलेट हो पाएंगे। ठीक है, उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना ठीक है। हालांकि अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, यानी प्राइमरी के स्तर के हैं, तो उन्हें ज़्यादा व्याख्या समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। और इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए, क्योंकि इससे वो बच्चे छोटे हैं, आसानी से समझ पाएंगे। हालांकि व्याख्या करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये अगर जूनियर वाले में पूछ ले तो ज़्यादा सही ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्राइमरी में पूछ ले तो सी ज़्यादा होना चाहिए। बट देखते हैं कि आयोग किसे सही मानता है। अगला देखते हैं, पूछा गया है कि पढ़ने में अक्षमता क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगर यही पूछ लेता कि लिखने में अक्षमता क्या कहलाती है तो हमारा आंसर हो जाता डिस्ग्राफिया। अगर वो पूछ लेता कि गणना संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है तो हमारा आंसर हो जाता डिसकैलकुलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीडीपी पे। ईवीएस के हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म हो गए। अब आगे सीडीपी के देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे की शारीरिक विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर देखिए शारीरिक में जब बोल रहा है तो उसमें मानसिक भी रिलेट हो जाता है। सिर्फ वंशानुक्रम इनफ नहीं है, सिर्फ वातावरण इनफ नहीं है, दोनों का योग होता है। ठीक है ना,
तो हमारा करेक्ट आंसर दोनों को मिलाकर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास किसके बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने बोला था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि जीन पियाजे जी ने इस बारे में क्या कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा था कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। हमें यहाँ अच्छे से याद रखना है कि दोनों बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शंस दिए हैं, सांस्कृतिक प्रकरण जो कि सही है, दूसरा दिया है सामाजिक प्रकरण, ये भी सही है, तीसरा दिया है पुनर्बलन, तो जहां तक हमें याद है वाइगोत्स्की ने पुनर्बलन की बात नहीं की। फिर दिया है पुरस्कार, तो पुरस्कार की बात भी वाइगोत्स्की ने नहीं की। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है ना, अगर यहीं पे पुनर्बलन और पुरस्कार के बारे में होता तो ये किसने कहा था इसके बारे में? स्किनर ने बताया था। ठीक है ना, तो फिर उसका आंसर स्किनर हो जाता। ठीक है ना, फिर देखते हैं, भाषा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने झांसे में ले लेना या कर लेना गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि है? क्वेश्चन ये था, तो हमारा आंसर हो जाएगा शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा दूसरे व्यक्ति की बातों की अवहेलना करता है, लेकिन डर और कानून की वजह से वह उस काम को करता है। कोहलबर्ग के अनुसार वह कौन सी अवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज्ञाकारी व दंड उन्मुखी अवस्था। देखिए बहुत आसान है, कानून और डर की वजह से वो बात मान रहा है, यानी उसे डर है ना कि मुझे दंड मिल सकता है, तो इसीलिए वो इस वाली अवस्था में है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। पूछा गया है कि एनईपी 2020 किस पाठ्यक्रम की सिफारिश करती है? देखिए हमारा पुराना पाठ्यक्रम जो था वो क्या था? वो था 10+2 वाला, लेकिन अब एनपी ने नया पाठ्यक्रम जो कहा है वो क्या कहा है? 5+3+3+4 वाला। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूछा गया है बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? तो करके सीखना सबसे अच्छा तरीका होता है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी करके सीखना है, उसी से ज्यादा अच्छे से बच्चे सीख पाते हैं। फिर पूछा गया है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो समूह भावना है, फिर प्रारंभिक विद्यालय की आयु बिल्कुल है, टोली की आयु बिल्कुल है, फिर दिया है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है कौन सी नहीं है। ये कौन सी अवस्था की विशेषता है? ये है शैशवावस्था की। ठीक है ना, तो इसने पूछा है मध्य बाल्यावस्था की, तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। इसने नहीं का पूछा था, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर इसने पूछा है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए इसने पूछा नहीं है, और अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, प्रतीकात्मक खेलों की अवस्था होती है, केंद्रीयकरण प्रवृत्ति की अवस्था होती है, क्या नहीं होती है? वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। ठीक है ना, फिर अगला आगे देखते हैं और क्या आया था। एनईपी 2020 से आज टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, बाकी सारे सब्जेक्ट को मिलाकर मैं बोल रही हूँ, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सबको मिला के। ठीक है ना, जीन पियाजे से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर का सही क्रम क्या होगा? तो इसके लिए देखिए 4 मुख्य और वैसे 5 भी बोल देते हैं, कहीं कहीं 5 स्तर होते हैं। तो सबसे पहले आता है चाक्षुषीकरण। इसमें क्या होता है? बच्चा पहचानने लगता है और उसके नाम बताने लगता है। दूसरे में आता है विश्लेषण, उसमें वो आकृति की विशेषता बताने लगता है। तीसरे में आता है अनौपचारिक, इसमें क्या होता है? विशेषताओं के संबंध में समझने लगता है, फिर चौथे नंबर पे आता है अनौपचारिक, इसमें क्या होता है? सत्यापन करने लगता है। और कभी कभी अगर 5वां ऑप्शन भी दे दे तो यहाँ दृढ़ता आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैन हिले का ज्यामितीय स्तर का सही क्रम यही होगा। इसके अलावा पूछा गया था प्राकृतिक में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए हम प्रत्यय कैसे निकालते हैं, इसका जो मूल शब्द होता है उसे अलग कर देते हैं। तो प्राकृतिक का मूल शब्द हो जाएगा प्राकृत, अलग कर दिया तो क्या बचा? प्राकृतिक, यानी इक बच जाएगा।
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इक, यानी इसमें इक ही प्रत्यय है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। और बस पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।